नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दर्पण, झूठ नहीं बोलता। मैं हूं प्रीति। दर्शकों, लोकसभा गृह का यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों का बजट सत्र का प्रारंभ हो गया है सोमवार से ही, और उसके दूसरे ही दिन लोकसभा में जो भूमि अधिग्रहण बिल है उसको पेश किया गया था। बिल्कुल से विपक्ष ने इसका विरोध किया था, लेकिन प्रधानमंत्री अलग अलग दल से अभी मुलाकात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण बिल देश में लाना ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। किसान कह रहे हैं कि ये जो नई सरकार आई है यानी भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए यानी मोदी सरकार जो आई है वो किसान की ज़मीन जो है वो उनकी मर्ज़ी के बिना सीधे ही उद्योगपतियों को देना चाहती है, क्योंकि ये उद्योगपतियों की सरकार है। लेकिन किसान इसका विरोध कर रहे हैं कि हम ज़मीन के मालिक हैं, हमारी मर्ज़ी के बिना हमारी ज़मीन कोई नहीं ले सकता। तो दर्शकों, आज इसी बात पे चर्चा करनी है। आखिर भूमि अधिग्रहण बिल क्या था भूतकाल में और अभी कौन सी नए नियम उसमें डालने में आए हैं, और इससे किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, इस बात पे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमने आमंत्रित किया है रश्मिकांत भाई सुथार के, जो गुजरात कांग्रेस मीडिया कमेटी के सभ्य हैं। नमस्कार रश्मिकांत जी, स्वागत है आपका। और उन्हीं के साथ है महेश भाई कसवाला के, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। महेश जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। रश्मिकांत जी, बिल्कुल से शॉर्ट में क्या कहना चाहेंगे कि आखिर भूमि अधिग्रहण बिल, क्योंकि ये बिल जो है वो कांग्रेस की यूपीए सरकार भी लाना चाहती है, लेकिन अभी एक नए नियम से लाया गया है। क्या कहेंगे कि पहले भूतकाल का बिल क्या था? अब देखिए, हमारा 2013 का जो यूपीए का यानी कि कांग्रेस का जो बिल जो था जी, ये लैंड एक्विजिशन बिल, उसमें खास एक था कि खेती के बारे में जो उसको संपादन करना है जमीन को, तो वो इजी एक था। लेकिन खेती के सिवा जो भी यूज था, इंडस्ट्रियल हो या कॉमर्शियल हो या कोई भी गवर्नमेंट के लिए हो, जो संपादन करना था, उसमें एकदम हमारा जो रूल था वो बहुत हार्ड रूल था कि जो किसानों को फेवर करने वाला था। आप देखिए कि ये जो जमीन एक कृषि उत्पादन से ज़्यादा उत्पादन मिलता है जो जमीन में से, वो जमीन को तो कभी भी गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया था, यूपीए गवर्नमेंट ने। जब इन लोगों ने क्या किया है कि सभी फ्री कर दिया है। हमारे टाइम पे हमने क्या किया था कि उसका जो कॉस्ट था वो जो जितने एरिया में, उसका 4 टाइम्स उनको ये देना था, उनको जो भी पेमेंट करना था वो 4 टाइम्स था, मुआवजा जो देना था, तो मुआवजा इन्होंने कम कर दिया। तीसरा बात था कि कुछ गलत लगता है किसान को जमीन बेचने के टाइम पे या प्रोसेस में, तो किसान जा सकता था कोर्ट में, या कोई भी अधिकारी को, कर्मचारी को बारे में भी वो कंप्लेन कर सकता था। ये सब महत्व के जो भी थे मुद्दे कि जो किसानों के फेवर में थे, क्योंकि ये जो देश है उसमें 70% जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कृषि पैदाश से या खेती से ही कनेक्टेड है जी। तो डेफिनेटली हमारा जो भारत देश का जो इमेज है विश्व में भी, और हमारा जो बंधारण भी जो कहता है उसके बारे में हमको ये जो अनट्रोडन जो पीपल्स है, यानी कि खास करके जो किसान जो है उनको सपोर्ट करने के लिए हमने एक अच्छा बिल लाया था 2013 में जी। बिल्कुल से 2013 में जो बिल आया था, महेश जी आपके पास आना चाहूंगी। 2015 में एक नया ही बिल आया है, जिसमें पहले अगर भूतकाल की बात करें तो जैसे रश्मिकांत जी ने कहा कि 80% लोगों की रजामंदी ज़रूरी थी। अगर किसान अपनी ज़मीन किसी और को संपादन करनी चाहे तो उसकी मंजूरी ज़रूरी थी। लेकिन नए बिल में ऐसी जोगवाई है कि अगर रक्षा के लगते, सुरक्षा के लगे अगर कोई प्रोजेक्ट हो, साथ ही साथ सस्ते अगर मकान बनाने हो, तो उसमें किसान उस प्रोजेक्ट में, उस ज़मीन में जिसकी ज़मीन का जो मालिक हो यानी जो किसान हो, उसकी रजामंदी के बिना सरकार सीधे ही कब्जा ले सकती है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, भूमि अधिग्रहण बिल जो है उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है जी, किया भी है। भूमि आजकल से तो कोई अधिग्रहित होती नहीं है। आज तक, सालों से आज तक जो प्रोजेक्ट पब्लिक के हित में, लोगों के हित में किए गए हैं, वो जमीन पे ही किए गए हैं, कहीं ना कहीं वो किसानों की ही जमीन थी। भूमि अधिग्रहण बिल कोई नई चीज नहीं है। जो बिल था उसमें कुछ सुधार आके नया बिल पेश करने के लिए हमारी सरकार जा रही है। उसमें जो भी सुधार आ रहा है वो किसानों के हित में है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी उसके पर बहस करना चाहते हैं उसको पहले उन भूमि अधिग्रहण बिल है उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। मेरी समझ में ये है कि ये जो पूरा बिल आ रहा है वो सिर्फ न सिर्फ किसानों के हित में आ रहा है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट बन रहा है और बनाने के लिए जो सरकार चाहेंगी, सड़क प्रोजेक्ट है,
हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है, हाउसिंग प्रोजेक्ट है, शिक्षा के प्रोजेक्ट है, हेल्थ के प्रोजेक्ट है, वो गांवों के लिए है। गांव के पास अगर ऐसी कोई सुविधा नहीं होगी तो क्या होगा? आज हमारी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा वही है कि गांव को समृद्ध बनाओ, गरीब लोगों को समृद्ध बनाओ, और इसलिए ये जमीन अधिग्रहण बिल जो है वो सुधारा करके पेश करके लाए। काफी प्रावधान उसमें सुधार किया गया है। आप बता रहे थे कि 4 गुना जो बाजार कीमत भूमि की जो होती है उसके 4 गुना उसको भुगतान उसको देना है, वो आप पढ़ लीजिए, उसमें है 4 गुना। आपकी जो सरकार थी, 2 सरकारें, केरल सरकार और महाराष्ट्र सरकार, पिछली बार उसने कम करके 2 गुना मुआवजा दिया हुआ है। वो आपकी सरकार थी, अभी आपकी सरकार नहीं है। लेकिन गलत नहीं दे रहा, आप गलत दे रहे। देखो कोई किसान, मुझे बोलने दीजिए, आप बोले तब मैं कुछ नहीं, गलत बोलोगे तब मैं टोकूंगा। नहीं, कुछ नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, वो सर्टिफिकेट आपको देना नहीं है भैया, वो सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है, आपके पास लेना भी नहीं चाहता मैं आपका। आप बोले, मैं कुछ नहीं बोला, आप गलत बोले, सच्चा बोले, मुझे सर्टिफिकेट नहीं देना। आपके पास ये आपकी पार्टी का एजेंडा है, आप जो माहिती लेके आए, आपके पास जो उपलब्ध है वो लेके आए, मेरे पास जो उपलब्ध है वो मैं लेके आया। 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान उसमें है, और डेवलप्ड होने वाली जमीन, जो डेवलप्ड होने वाली भूमि है, उसमें 20% वो किसान अगर चाहता है तो वो रख सकता है, उसमें से उसको ज्यादा पैसा मिल सकता है। बिल्कुल सर, लेकिन जैसे बात की कि डेवलपमेंट की, विकास की, कि वहाँ अलग अलग प्रोजेक्ट डाले जाएंगे, लेकिन रश्मिकांत जी क्या कहेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट का किसान क्या करेगा? किसान अगर खेती करता है तो ही उसको रोजगारी मिलती है। अगर उसको एक बार मुआवजा दे दिया, मैं तो कहूँगी 2 गुना, 4 गुना, अगर 10 गुना भी मुआवजा दे दिया तो उसका पूरा जीवन मुआवजे पे नहीं चलेगा। शायद अगर वो खेती करता रहेगा तो उसको उसके हर साल या हर 4 महीने में जो भी हमारी सीज़न चेंज होती है, और सीज़न से जो भी अलग अलग जो खेती होती है, उससे वो उसको मुआवजा और अपनी इनकम मिलती रहती है, क्योंकि एक किसान को मुआवजे में नहीं लेकिन खेती करने में ही रस होता है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? प्रतिबेन, सवाल ये जो अभी उनको जो सुधारा लाना है बिल में जी। और अध्यादेश लिया है, उससे पहले उनका क्या कि 2 मुंह की बात होती है। 2013 में जब यूपीए गवर्नमेंट ने संसद में उसको पसार किया, वो टाइम पे भाजपा ने भी सपोर्ट किया था, उन्होंने भी कुछ सुधारा दिया था। तो उसको जो भी कुछ सुधार इम्प्लीमेंट करना था वो पूरा एक करके असेंबल करके ये जो कायदा जो बिल लाया यूपीए गवर्नमेंट, वो 2013 में उन्होंने जो सजेस्ट किया था वो भी अंदर इंक्लूड है। तो 2014 में और 2015 में मोदी जी की सरकार आने के बाद ऐसा क्या हो गया कि जो बीजेपी की जो सोच थी वो टाइम पे किसानों के बारे में, वो आज बदल गई। ऐसा तो नहीं है ना कि गुजरात मॉडल जो मोदी जी इधर जो स्थापित किया था, जैसे नैनो और अदर प्रोजेक्ट के लिए कच्छ में भी जो जमीन दी है, तो उनको उद्योगपति का जो दिमाग में एक जो नेचुरल जो उनका जो ये है सोच है, जो कुदरती जो सोच है, वही सोच देश को बताने जा रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी किसानों को फायदा नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि उद्योग नहीं होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। अभी आप देखिए मनहरलाल खट्टर हरियाणा में यही अपना कुछ 1 महीने पहले उन्होंने एक जमीन संपादन किया, 2 टाइम्स तो नहीं, सिंगल जो भी रेट था वो रेट से जमीन ली है। तो भाजपा वालों का केंद्र में या तो स्टेट में उनको तो ऐसा है कि उनको उद्योगपतियों को ही कुछ ना कुछ एडवांटेज करना है। पब्लिक को जो मत दिया है या तो किसान जो है कि जिसके ऊपर हम सब खाना पीना अपना जीवन गुजार रहे हैं, उसके बारे में सोचते नहीं है, उनको तो खाली उद्योगपति से मतलब है। जी बिल्कुल से। और जब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जब महेश जी वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उन पे ऐसे आक्षेप थे, आरोप थे, ऐसी टीका की जाती थी कि वो उद्योगपतियों की सरकार है। क्योंकि मुंद्रा की अगर बात करें तो आज वहाँ की 1 लाख जनता है जो शायद कहीं ना कहीं वहाँ पे खेत ज़्यादा देखने मिलते हैं, लेकिन सिर्फ अभी अदानी के प्रोजेक्ट ही देखने मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं वहाँ के लोग ऐसे चिंतित भी हैं कि बिल्कुल से हमारी खेत चले गए, हमारी खेती चली गई है। लेकिन अब लगता है शायद ये बिल लाने से पूरे देश में ही होगा। अगर अनाज ही नहीं उगाएगा किसान तो हम खाएंगे कहाँ से? फिर ये प्रोजेक्ट का करेंगे क्या? महेश जी क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, आपने बात किया नैनो प्रोजेक्ट की, आपने बात किया अदानी पोर्ट की। गुजरात की हाई कोर्ट ने गुजरात का जो जमीन संपादन नियम है उसकी सराहना की है और उसमें से हमारी सरकार पास हुई है। दूसरी परीक्षा जो है गुजरात की जनता ने ली है। ये प्रोजेक्ट होने के बाद भी गुजरात की सरकार पब्लिक में गई थी, 2012 में वो चुन के आई थी। तीसरी बार अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए 9 महीने के पहले, उसमें भी कांग्रेस वाले चिल्ला रहे थे, यही आक्षेप कर रहे थे, फिर भी
जनता ने हमको वोट दिया, हम जो काम कर रहे उसका मैंडेट हमको दिया है। आज अदानी को जिस किसान की जमीन अदानी को दी गई है, जिस किसान की जमीन नैनो को दी गई है, जिस किसान की जमीन हमने जो एक्सप्रेस हाईवे किया है उसको की, किसान ने कभी आंदोलन नहीं किया। कभी किसान ने ऐसा नहीं किया कि हमको कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उन लोगों को है जो विरोध करना चाहते हैं, सिर्फ न सिर्फ विरोध करना। जमीन संपादन अधिनियम जो हम लोग ला रहे हैं वो कोई उद्योगपति, उसका प्रावधान देखिए किसके लिए ये जमीन अधिनियम आ रहा है। रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है, पावर प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है, बड़ी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है, कोई उद्योगपति को देने के लिए नहीं आ रहा। आप पहले पढ़िए, उसके बाद देश की जनता को गुमराह की। कहने का मतलब मेरा ये है, देखिए आप बोले मैं कुछ नहीं बोला, आप बोले मैं कुछ नहीं बोला, आप गलत बोले सच बोले, आपका सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे बोलने दीजिए। जो भी आज आ रहा है, क्या किसान को 100 किलोमीटर अपने को चिकित्सा के लिए 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा? आज भी किसान के लड़के को 75 किलोमीटर 50 किलोमीटर अपनी शिक्षा के लिए जाना पड़ेगा? क्या किसान को अपनी मार्केट के लिए 200 किलोमीटर टेम्पो लेके जाना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी गरीबों का उत्कर्ष के लिए काम कर रही है। जो अधिनियम जो ला रही है वो उसके लिए है कि गांव के अगर गांव के पास ऐसे कुछ बनेगा, ऐसा रोड बनेगा, कनेक्टिविटी बनेगी, मार्केट बनेगा, रेलवे बनेगा, रोड बनेगा, तो किसान को सिर्फ अपनी उपज से नहीं फायदा होता, उपज को मार्केट में ले जाना होता है और उसके बाद उसको मुआवजा मिलता है। लेकिन देखिए, आदमी अगर सही रहेगा, आदमी अगर स्वस्थ रहेगा, आदमी अगर पढ़ा लिखा होगा, तो आज कैसे ऐसे किसान मैंने देखे गुजरात में, आज एक्सपोर्ट खुद की जो प्रोडक्ट है उसका एक्सपोर्ट भी कर रहे, खुद की प्रोडक्ट का प्रोसेस करे। लेकिन वो तभी होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगे, जब सुविधाएं होगी। जब लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं महेश जी के कई 5 साल पहले की बात करें कि जब हम कहीं भी गांव में जाते थे, गुजरात हो या फिर कई और राज्य में जाते थे, तो वहाँ ग्रीनरी देखने मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे वो कम हो गई है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी इतनी ही महत्व की है सरकार के लिए। जब खेत कम हो जाएंगे तब हेल्थ क्यों खराब होगी? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। चिकित्सालय तभी बनाए जाएंगे जब लोग की हेल्थ खराब होगी। क्या कहेंगे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी इतनी आएंगी, तब क्या करेंगे मुआवजे का? क्योंकि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है इससे। तो देखिए प्रीति जी, ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना जरूरी होता है, देश आगे बढ़ रहा है। देश दूसरे जो देश विकासशील देश है उसके सापेक्ष में आगे बढ़ना चाहिए। आज समय बदल चुका है, ऐसा नहीं है। गुजरात में तो मैं समझ रहा हूँ कि पिछले 10 साल में जब नरेंद्र भाई ने शासन किया था, तो जैसी भूमि थी, मतलब जो हमारी भूमि कृषि उत्पादन के लायक थी, उद्योग भी हमारे वहाँ आए, फिर भी जो उसकी मात्रा थी वो 30% बढ़ी हुई है। 1 लाख हेक्टर से जमीन हमारी कृषि उत्पादक थी, उसके बदले में 1,27,000 हेक्टर जमीन बढ़ी हुई है। वो सरकार ने काम किया है, ऐसा ही तो नहीं है। देश का कृषि उत्पादन आप देख लीजिए, 2001 से लेके 2012 तक आप ले लीजिए, काफी बढ़ा हुआ है। 4 गुना नहीं 10 गुना बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं गुजरात के अंदर कृषि का कितना फायदा हुआ है, कृषि उत्पादन कितना बढ़ा है, और साथ के साथ पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा हुआ है, उद्योग भी गुजरात में आए, और साथ ही साथ किसानों के आपघात करने की वारदातें भी बढ़ गई हैं। क्या कहेंगे रश्मिकांत जी इसके बारे में? अभी इन लोगों ने इतना जाने के कि एक मीडिया में एक परसेप्शन ऐसा बना दिया, पब्लिक ने ऐसा परसेप्शन बना दिया कि भाजपा, गुजरात और मोदी जी बस उन्होंने एक काम किया है। 60 साल में आप जो देख रहे हैं, उद्योग देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, हाईवे देख रहे हैं, वो सब बने हैं कांग्रेस के टाइम पे, 60 साल में बने हैं। वो टाइम पे किसानों का इतना प्रॉब्लम नहीं था। मैं एक आपको एग्जांपल दूं, बड़ौदा में जो आईपीसीएल और रिफाइनरी जो है, वहाँ पे जो कोयली और जो दूसरा 2-3 गाँव जो है, वो गाँव से जो जमीन लिया था वो टाइम पे, आईपीसीएल वो टाइम पे गवर्नमेंट का था, रिफाइनरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। तो उनके जितने भी फैमिली थे उनको मुआवजा तो दिया था, साथ साथ में हर एक फैमिली को एक आदमी को नौकरी भी दिया था। आप आज भी देखिए तो आईपीसीएल रिफाइनरी में वहाँ के लोकल लोगों के फैमिली के एक आदमी वहाँ पे नौकरी कर रहा है। तो ये जो थी वो सोशल वेलफेयर की हमारी जो सोच थी, जो हमने प्रैक्टिकल पब्लिक में लाया। आप जो कर रहे हैं वो जो इधर किया, गुजरात में जो मोदी जी ने किया, 2001 की आप बात करेंगे, 2001 के पहले तो भाजपा था ही नहीं, मोदी जी भाजपा लाए और देश भी मोदी के टाइम पे बना ये 7 महीने में, और गुजरात भी 2001 के बाद ही बना है, बाकी तो कुछ था ही नहीं, तो रण था इधर तो सब। आपको तो ऐसा लग रहा है, आप ऐसी बातें करो, लोगों को ऐसा मत गुमराह करो, क्योंकि जहाँ जहाँ आपने कच्छ में भी देखा है, ये जो नैनो कार है, कार तो इंडस्ट्री बहुत आई गुजरात में और इंडिया में, हमने कभी ऐसा नहीं किया।
कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की। और कहीं पर भी आपने देखा, हालोल में भी हिंदुस्तान मोटर्स को जो इंडस्ट्री आई कार की, वहाँ पे कभी किसानों ने प्रॉब्लम, उनको कुछ लगा था, वैसा कभी फील ही नहीं हुआ। तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप एक्चुअल में एस्टेट डीलर हो। एस्टेट डीलर के सिवा कुछ नहीं हो। आपको एक ही है, उद्योगपति से पैसा लो, पैसा इतना कमाओ कि जब भी इलेक्शन आता है तब वो टाइम पे वो पैसा का यूज करके वोट ले लो। और आपका मापदंड एक ही है कि जो जीतता है वही सिकंदर, ऐसा नहीं है नहीं जीतता है। आपने नेपाल में, आपके मोदी जी ने बोला था, आपको पता होगा, तो नेपाल में जब गए थे कि भाई जो बहुमती वाला पक्ष जो है उसको, लघुमती जो पक्ष है जिसकी संख्या कम है उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको बारे में कुछ उसका सोचना भी चाहिए और अमल में भी लाना चाहिए। तो मोदी जी अब नेपाल में विश्व कक्षा है तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। जब इधर बात किसानों की आती है, 160 संगठन जो है किसान के एक पूरे देश के, वो आज कब से डिमांड कर रहे हैं कि इसमें कुछ सुधार लाओ, फिर भी आप जिद पे अड़े हो। एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि आप बोलते हैं ना कि बातें करते हैं मोदी जी और हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री लोगों के साथ और फिर कुछ करेंगे। उसमें जो दिन अध्यादेश लाया प्रीतिबेन, 31 दिसंबर के दिन अध्यादेश आया, 12 बजे ये जितने भी संगठन के हेड जो थे किसानों के, उनका मीटिंग रखा था 12 बजे। 4 बजे कैबिनेट बुलाई मोदी जी ने और 4 बजे अध्यादेश ले आए। तो बुलाने का जरूरत क्या है? तुम किसानों को समझते नहीं हो, तुम ऐसे ही समझते हो कि बस मैं ही हूं। किसान के संगठन के जो हेड थे उनको बुलाया, अच्छे अच्छे लोग, केलकर साहब और जैसे लोग जो विद्वान लोग हैं कृषि में और किसानों के हित वाले लोग, उनको आप 12 बजे बुलाते हो, ऐसे बुलाने के लिए बुलाते हो, और 4 बजे तो आप अध्यादेश कर देते हो। आपको जो आपकी मर्जी से करना था तो उनको बुलाते क्यों हो? बिल्कुल से, यानी अंग्रेजों के शासन में ये बात होती थी कि एक वट हुक्म, यानी हुक्म दिया जाता था कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा और आपको मानना ही पड़ेगा। अगर सब राजी होते महेश जी, सब इसकी रजामंदी देते, अगर किसानों के हित में ये बिल होता तो किसान आज का विरोध नहीं करता, और ना ही दूसरे पक्ष है, शिवसेना है या साथ ही बात करेंगे शरद पवार है, एनसीपी है, सब उनका विरोध क्यों करता? क्यों प्रधानमंत्री को खुद जाके उनसे मीटिंग करनी पड़ेगी? अगर किसानों के हित में होता तो सब की रजामंदी होती ही, क्यों विरोध हो रहा है? उनकी मातृ संस्था आरएसएस ने भी विरोध किया है, ऐसा नहीं है, जहाँ से जन्म लिया है भाजपा ने। जी प्रीति जी, मैं बोलूं, भाई साहब बोलेंगे? जी नहीं, आप बताइए महेश जी। मेरा कहना ये है, अध्यादेश हम लाए हैं, ऐसा तो नहीं है हमने बिठा दिया है, ठोक के बिठा दिया है। उसके साथ हम लोग, हमारी पार्टी हमारे साथी पक्ष के साथ कन्वर्जन कर रहे हैं। कहीं पर उसमें मिसगाइड कोई हुए है, कोई समझ नहीं है, तो उसको हम ठीक करेंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक ही करना है। भाई साहब आप बोलिए मत, आप काफी समय बोले, मैं एक शब्द नहीं बोला। आप डिसिप्लिन रखिए, मैं डिसिप्लिन रखता हूँ। आप मेरे से वैसे भी बुजुर्ग है, वैसे भी बुजुर्ग है। मैंने एक शब्द कांग्रेस के लिए नहीं कहा। आप 10 मिनट बोले, आप कांग्रेस का कुछ नहीं बोले, आप कांग्रेस का भाई साहब कुछ नहीं बोले। मोदी साहब ने किया और मोदी साहब ने जो नहीं किया वही बोले। आप थोड़ा डिसिप्लिन में रहिए। आप इतना नेगेटिव है, आप नेगेटिव इतने है कि इतना परिणाम आप भुगताने के बाद भी आप नेगेटिव करेंगे। तो फिर आप बोल लीजिए ना, आप बोलिए ना, बोलिए, आप बोल लीजिए ना। नहीं, आप जो लैंग्वेज बोलते हैं इसके बारे में, मैं कोई लैंग्वेज आपके बारे में बोला ही नहीं हूँ, अब मैं शुरू कर रहा हूँ बोले। भारतीय जनता पार्टी जो अध्यादेश लाई है उसमें कोई दामाद को जमीन देने के लिए अध्यादेश नहीं ला रही, बिल्कुल किसान के हित में ला रही है। और वही हमारा एजेंडा है, गरीब को गरीब रखने का कांग्रेस का एजेंडा था। आज तक गरीबी की रेखा से कोई गरीब ऊपर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी जो आज है वो जमीन अध्यादेश के बारे में सोचती है, किसानों के बारे में सोचती है, गांव के बारे में सोचती है, और वही हम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं किया। देखिए आप, गुजरात में आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट थी, हमको अवार्ड दिया है गुजरात ने, रोजी रोटी सबसे ज्यादा गुजरात में मिली। आप यहाँ कांग्रेस के लोग 4 लोग गुजरात में, सिर्फ 4 ही बचे हैं, बाकी लोग तो चले गए जहां जाना था। और आज भी बता रहे, गांव को नहीं, राज्य को नहीं, पूरे देश को गुमराह कर रहे कि गुजरात में है, गुजरात में भाजपा की सरकार, गुजरात में भाजपा की सरकार 4 बार पब्लिक की कोर्ट में से बहाल हुई है। और आज हमारा जो प्रयोगशाला गुजरात थी उसी के हिसाब से हम देश में बैठे, आप सिर्फ 50 लोग बैठे। और अगर अध्यादेश के बारे में आपको चर्चा करनी है तो संसद के फ्लोर पर करिए, हम सुझाव लेने के लिए तैयार है। आपके नेता तो भाग रहे हैं उनसे,
कोई बात नहीं, संसद के बजट सत्र में भी बैठने की आपकी कोई औकात नहीं है। जो आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मैं भी कर रहा हूँ, मुझे भी आता है। आप जो शब्द बोल रहे थे, वो मुझे बोलना है। हरियाणा में किसको जमीन दिया था? हमारे पास ना कोई दामाद है, ना कोई हमारे सगे संबंधी है। हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं तो देश की जनता के लिए कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी गरीबों के उत्थान के लिए काम करेगी। आपको चाहे जो करना हो करिए, आपको हमारी सरकार सभी जगह पे आई। 1 तारीख को जम्मू एंड कश्मीर में भी शपथ लेगी, डंके की टोच पर लेगी और गरीब लोगों के लिए काम करेगी। देखो वहां पे हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो आप दामाद की जमीन की बात कर रहे हैं, तो आपके जो भी लोग थे, आपकी सोच वाले लोग थे, आपको क्लेरिफिकेशन ये सब देना पड़ता है? आप दामाद ही क्यों रखते हो? ये सब क्लेरिफिकेशन देने की इस उम्र में आपको क्या जरूरत पड़ी भाई? आपके नेता को बजट जैसे सत्र में क्यों यहाँ से भागने की जरूरत पड़ी? उसकी करो, आप हमारी मत करो भाई साहब। मैं विनम्र भाव से कह रहा हूँ, कांग्रेस वाले लोग अगर कांग्रेस की सोचेंगे तो 130 साल पुरानी पार्टी की इस दशा नहीं होती। आपका जनाधार कितना कम हो गए उसकी चिंता आप करो, हमारी चिंता मत करो। हमारी चिंता देश के लोगों ने, आपकी मेहरबानी से हम शासन में नहीं है, देश के लोगों ने मैंडेट दिया है और बड़े प्रेम से मैंडेट दिया है। नरेंद्र मोदी के नाम पे मैंडेट दिया है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मैंडेट दिया है। मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय बहुत ही कम है। दर्शक मित्रों, भूमि अधिग्रहण बिल पे चर्चा हुई और साथ ही साथ भाजपा और कांग्रेस ने अपनी बात रखी, लेकिन अब आगे का समय ही बताएगा कि आखिर ये बिल पास होता है कि नहीं, पेश होता है कि नहीं, और साथ ही किसानों का हित होता है, नुकसान होता है, क्या उनको फायदा होता है, और क्या आखिर सरकार किसानों के बारे में सोचती है नहीं। महेश जी और रश्मिकांत जी, धन्यवाद चर्चा में भाग लेने के लिए। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे दर्पण में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।